सपोज आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो और अचानक से आपकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाए, तो मेरा सवाल ये है कि आपको कितने फोर्स की ज़रूरत होगी जिससे कि आपकी कार एक सर्टेन स्पीड के साथ एक्सेलरेट हो जाए। तो इसका जवाब काफ़ी आसान है। इसका आंसर आप न्यूटन के सेकंड लॉ से बता सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वंडरफुल इक्वेशन सभी प्रकार के मोशन को क्लासिकली काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर देती है। लेकिन जब हम इंसानों ने पहली बार स्मॉल स्केल पर चीज़ों को देखना चालू किया, जैसे कि कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है, देन हमने पाया कि न्यूटन के लॉ इस लेंथ स्केल पर अप्लाई नहीं होते। टाइनी वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक और मैकेनिक्स की ज़रूरत थी, जिसको नाम दिया गया था क्वांटम मैकेनिक्स। और जो इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करती है, जैसे कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, बिल्कुल उसी तरह क्वांटम वर्ल्ड में जो इक्वेशन न्यूटन के सेकंड लॉ के एनालॉगस है, उसको कहा जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन। वेल, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है और ये हमको क्या बताना चाहती है, इस पर आज हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसकी पोजीशन और दूसरा उसका मोमेंटम। पर आखिर किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको पोजीशन और मोमेंटम की ही नीड क्यों होती है? तो इसका जवाब काफ़ी आसान है। क्लासिकली एक बार अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेते हो किसी गिवन टाइम पर, देन आपको उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, जैसे कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसमें एनर्जी क्या होगी और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही आप एटॉमिक स्केल पर जाते हो, क्वांटम स्केल पर जाते हो, तो चीज़ें वैसे बिहेव नहीं करती। सपोज आप क्वांटम स्केल पर किसी टाइनी पार्टिकल को एक बॉक्स के अंदर कैद करते हो, देन ऐसे केस में फोर्स इक्वल टू एम ए वहाँ पर काम नहीं करेगा। आप जानना चाहते हो कि उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल की पोजीशन क्या है और उसका मोमेंटम क्या है, लेकिन एग्जैक्टली आप इन दोनों चीज़ों की जानकारी एक साथ नहीं दे पाओगे। यहाँ पर आपके सामने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, जो कि हमको इन शॉर्ट ये कहता है कि आप क्वांटम पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। खैर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर मैं कभी किसी सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल में बात करूँगा। बट उस बॉक्स के अंदर आप उस पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम की जानकारी नहीं बता सकते। पर अगर वहीं यहाँ पर क्लासिकल पार्टिकल होता, देन आप पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्लासिकल सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन एंड मोमेंटम बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट वेरिएबल है। पर जब हम बात क्वांटम मैकेनिक्स की करते हैं, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको इन वेरिएबल को चूज करने से रोकता है। इसका मतलब ये है कि पोजीशन और मोमेंटम क्वांटम स्केल पर सही वेरिएबल नहीं है हमारे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो भले ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको पोजीशन एंड मोमेंटम को मेजर करने से रोकता हो, लेकिन हमने क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करने के लिए कुछ नए वेरिएबल्स को बनाया। क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम दूसरी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि उसकी एनर्जी लेवल या फिर उसका वेव फंक्शन। और ये वेव फंक्शन आपके पूरे क्वांटम सिस्टम को डिस्क्राइब कर देता है। इसी कारण अगर आपने पहले क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, तो आपको ये बात पता होगी कि किसी भी सिस्टम को सॉल्व करते वक्त हम उसके वेव फंक्शन एंड एनर्जी लेवल के बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। हम करेक्टली उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद इन चीज़ों से हम पूरे सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर देते हैं। और श्रोडिंगर इक्वेशन इन्हीं वेव फंक्शन और एनर्जी लेवल का सोल्यूशन हमको देती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, क्लासिकली जिन भी सिस्टम की हम स्टडी करते हैं उनको हमेशा हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में कई सारी फिलॉसफी इस बात पर रही है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन के नेचर को लेकर हिस्ट्री में एक काफ़ी लंबा डिबेट रहा है कि वेदर वो एक पार्टिकल है या फिर एक वेव है। और इस डिबेट का कंक्लूजन ये निकला कि असल में इसका डुअल नेचर होता है। खैर, उस डिबेट पर जाना हमारा टॉपिक नहीं है, उसकी बात हम कभी और करेंगे। बट इसके डुअल नेचर के कारण क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए वेव मैकेनिक्स का यूज़ किया। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह कंसीडर किया, उसमें वेव इक्वेशन को अप्लाई किया। तो अभी जो इक्वेशन की हम बात करने वाले हैं, ये दरअसल श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। मतलब यहाँ पर सिस्टम की स्टेट टाइम के साथ कैसे चेंज होगी उस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पर हम केवल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की ही बात करेंगे।
तो अभी वैसे तो श्रोडिंगर इक्वेशन को समझने के कई सारे तरीके हैं और मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, पर आज हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, पार्टिकल इन द बॉक्स। सपोज करो आपके पास एक क्वांटम सिस्टम है और एक इलेक्ट्रॉन को आप एक बॉक्स में कैद करते हो। आपको उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी चीज़ों को जानना है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेडिक्शन करते हैं कि वो कहाँ पर हो सकता है, उसकी एनर्जी लेवल क्या हो सकती है। ये सारे आंसर्स हमारी फेमस श्रोडिंगर इक्वेशन में ही कैद हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस इक्वेशन में मौजूद अलग अलग टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म साई, इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। दरअसल आसान शब्दों में कहें, वेव फंक्शन हमको सिंपली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। दरअसल दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, कहाँ हो सकता है और कहाँ पर है। जब आप बोलते हो कहाँ हो सकता है तो आप बात कर रहे होते हो चांसेस की, प्रोबेबिलिटी की, लेकिन जब आप कहते हो कि कहाँ पर है तो आप एग्जैक्ट पोजीशन की बात कर रहे होते हो। तो वेव फंक्शन हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता, बल्कि हमको चांसेस बताता है। देखिए क्वांटम ऑब्जेक्ट बड़े चालाक होते हैं, आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है अनलेस आप उनको मेजर नहीं करो। आप केवल उनकी प्रोबेबिलिटी को बता सकते हो। सपोज मैं अपने फ्रेंड को एक कमरे में बंद करता हूँ और मेरे को ये प्रेडिक्शन देना है कि वो कमरे के अंदर क्या कर रहा होगा। तो क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरे दोस्त का नेचर क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर 50% चांसेस हैं कि वो सो रहा होगा, 25% चांसेस हैं कि वो अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम रील्स देख रहा होगा, 15% चांसेस हैं कि वो स्टडी कर रहा होगा और 10% चांसेस हैं कि वो किसी से बात कर रहा होगा। लेकिन जब तक मैं उस रूम को ओपन करके नहीं देखूँ तब तक मैं नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। पर एक समय में एट अ टाइम वो एक ही काम कर रहा है। बिल्कुल सेम चीज़ क्वांटम पार्टिकल्स भी करते हैं। तो जब आप क्वांटम पार्टिकल को एक बॉक्स में कैद करते हो और आपको ये गैस करना है कि वो इलेक्ट्रॉन बॉक्स में कहाँ पर है, तो वेव फंक्शन हमको यही बताता है, हमको ये प्रोबेबिलिटी देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा डिफरेंस ये है कि मेरा दोस्त जब कमरे में कैद था तो एक समय में वो केवल एक ही काम कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन सारे पॉसिबल प्लेस में सेम टाइम पर मौजूद रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा वेव बिहेव करेगा और वेव सुपरपोजिशन करके पूरे बॉक्स में स्प्रेड आउट होंगे। और बिल्कुल यही सेम चीज़ एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट हमको बताता है, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। तो हमारा ये एक्ट जहाँ पर हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो ये चीज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्प्रेड आउट होने में मदद करती है, लाइक अ वेव। और अलग अलग प्रकार की वेव अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो सकता है, इसलिए तो इसका नाम वेव फंक्शन रखा गया है। अब जैसे ही आप मेजरमेंट करते हो, मतलब कि बॉक्स को ओपन करके देखते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी की वेव स्प्रेड आउट थी वो वेव कोलैप्स हो जाती है और हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर पाए जाने के इतने चांसेस हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। और यही चीज़ इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को डिस्क्राइब करती है। जब आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो वो एज अ वेव बिहेव किया, लेकिन जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स होकर आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो साई है, वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, आई मीन फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन साई स्क्वायर, यानी कि जब आप वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हो तो ये हमको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड देता है। तो दरअसल जो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो दरअसल साई स्क्वायर है। चलिए अब हम दूसरे टर्म की बात करते हैं, ई। ये दरअसल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी मौजूद हो सकती है। अब कौन कौन सी एनर्जी से मेरा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई भी एनर्जी हो सकती है। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल के पास दरअसल फिक्स एनर्जी होती है और ये एनर्जी लेवल श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलते हैं। लेकिन क्लासिकल सिस्टम में आपका पार्टिकल किसी भी एनर्जी को ले सकता है, कंटिन्यूस एनर्जी को ले सकता है, लेकिन क्वांटम पार्टिकल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में रहते हैं। और इसका रीज़न ये है कि हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेव के जैसा नेचर होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि एक बॉक्स के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेव्स होंगी वो केवल उस बॉक्स की बाउंड्री तक ही मौजूद हो सकती हैं। बॉक्स के बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 0 प्रोबेबिलिटी है। दरअसल यहाँ पर हमने इस सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशन लगा दी कि इलेक्ट्रॉन केवल इस बॉक्स के अंदर ही कैद रह सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि बॉक्स की बाउंड्री पर हमारे वेव फंक्शन को हमेशा 0 होना होगा। अगर वो वहाँ पर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारा वो इलेक्ट्रॉन
बॉक्स के बाहर भी मौजूद है और हम जानते हैं ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास केवल सर्टेन फ्रिक्वेंसीज ही हो सकती है। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कहाँ से आ गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है और वेव के पास फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसका मतलब ये है कि केवल वो सारी फ्रिक्वेंसीज ही अलाउड होंगी जहाँ पर वेव फंक्शन बाउंड्रीज पर 0 हो। तो ये वाली फ्रिक्वेंसी अलाउ हो सकती है, ये वाली फ्रिक्वेंसी भी अलाउ हो सकती है और ये वाली भी फ्रिक्वेंसी अलाउ हो सकती है, लेकिन ये वाली फ्रिक्वेंसी अलाउ नहीं हो सकती। और आइंस्टीन ने भी उस समय तक ये फिगर आउट कर लिया था कि एनर्जी फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, E=hν। अपने फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में E=hν में h एक कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है प्लैंक कांस्टेंट, म्यू यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है और E यहाँ पर एनर्जी है। और इस वाले एग्जाम्पल में हम ये जानते हैं कि केवल वही फ्रिक्वेंसीज ही अलाउड हैं जो कि बाउंड्री पर वेव फंक्शन को 0 कर दें। इसका मतलब ये है कि केवल सर्टेन एनर्जी लेवल ही अलाउड है हमारे बॉक्स के अंदर, और यही है एनर्जी की डिस्क्रीट वैल्यू यानी कि क्वांटाइज्ड वैल्यू। इन्हीं क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ की वजह से ही इस मैकेनिक्स का नाम क्वांटम मैकेनिक्स रखा गया है। क्वांटम मतलब क्वांटाइज्ड यानी कि डिस्क्रीट। जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स में अलग अलग सिस्टम को देखोगे, जैसे कि पार्टिकल इन द बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, 3D बॉक्स या फिर कोई भी और सिस्टम, तो उसमें हमेशा सर्टेन एनर्जी लेवल ही अलाउड हैं। और कौन से एनर्जी लेवल अलाउड हैं और कौन से नहीं हैं, इसका एक्सप्रेशन हमको श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलता है। अभी देखिए, हमने इस इक्वेशन की 2 चीज़ों को जान लिया, एनर्जी लेवल को और वेव फंक्शंस को, जो कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड पर भी 2 टर्म है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो मतलब अगर आप राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हो तो आपको एनर्जी लेवल मिल जाएंगे। और अगर आपको एनर्जी लेवल और वेव फंक्शन मिल गए तो हम पार्टिकल के बारे में बाकी चीज़ों का पता लगा लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लासिकली हम चीज़ों की पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड करते हैं। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट हैंड साइड पर जो इक्वेशन लिखी गई है, दरअसल वो हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो जो V वाला टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन की पोटेंशियल एनर्जी को, और दूसरा टर्म रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को। अभी दूसरा वाला टर्म काइनेटिक एनर्जी क्यों है, इसके पीछे एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी डेरिवेशन है जो कि आप इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हो। तो अब अगर आप राइट हैंड साइड के दोनों टर्म को सॉल्व करते हो तो आपको सिस्टम के एनर्जी लेवल मिल जाएंगे। और हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी के लिए हमको इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर हम पार्टिकल इन द बॉक्स की बात करें तो इसके वेव फंक्शन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का दिखता है, ψ=2/L sin n πx/L। और एनर्जी इक्वेशन निकल कर आती है h² n² π²/2mL²। और अगर आप h² को h के टर्म में लिखो तो हो जाएगी n² h²/8mL²। अब यहाँ पर देखिए, पाई एक कांस्टेंट है, m जो कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो भी एक कांस्टेंट है, l बॉक्स की लेंथ है जो कि एक कांस्टेंट है, h भी एक कांस्टेंट है, एंड n क्या है, n है इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्टेट 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप n की वैल्यू चेंज करोगे तो आपको अलग अलग एनर्जी लेवल मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर एनर्जी की क्वांटाइज्ड वैल्यू है, अलग अलग एनर्जी लेवल हैं। और यहाँ पर जो वेव फंक्शन है हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया है, तो अगर आप n=1 पुट करते हो तो वेव फंक्शन का फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉक्स की बाउंड्री पर इसकी 0 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमारा पार्टिकल बॉक्स के अंदर कैद है। आप n की वैल्यू चेंज करते हो तो आपको अलग अलग वेव फंक्शन मिलेंगे जो कि अलग अलग एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। पर एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी कि बाउंड्री पर हमारा वेव फंक्शन हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, बाउंड्री पर हमारा वेव फंक्शन 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि बाउंड्री पर जो राइट हैंड साइड में मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म दिखाया था V, पार्टिकल इन दी बॉक्स की बाउंड्री पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए। तो अलग अलग सिस्टम में आपका ये जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि फ्री पार्टिकल के केस में आपका पोटेंशियल 0 होगा, तो आप एक प्रोग्राम बनाकर मेरे को उसका एनर्जी लेवल और वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर jh5robin@gmail.com। इसी प्रकार से आप हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व कर सकते हो, 3 डायमेंशनल बॉक्स को सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे ही अलग अलग सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। अभी अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन को और एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर टर्म दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है वो दरअसल कोऑर्डिनेट है स्पेस में, यानी कि पोजीशन है। तो आप अलग अलग पोजीशन की वैल्यूज को पुट करते हो श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, तो आपको उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन के इस पॉइंट पर पाए जाने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। और ऐसे ही जब आप कई सारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज को पुट करते हो, मतलब आप कई सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लॉट कर लेते हो एक ग्राफ में, तो आपको पता लगता है कि कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है और कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। और उन जगहों को हम बोलते हैं नोड्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही जब आप अलग अलग पोजीशन को लेकर इस ग्राफ को प्लॉट करते हो, तो आपको ऑर्बिटल्स की शेप मिलती है, एस ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की। तो प्रैक्टिकल केसेस में जो बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं है। ऑर्बिटल जस्ट एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड है जो हमको श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। उसकी पोजीशन की प्रोबेबिलिटी हमको तब मिलती है जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी उस पॉइंट पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इतने चांसेस हैं। तो इस तरह हमको ऑर्बिटल्स का शेप मिला। वेल, श्रोडिंगर इक्वेशन को हम मैथमेटिकली भी सॉल्व करके देखेंगे, पर कभी किसी और वीडियो में। तो फिलहाल बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाएँ।